हेलो फ्रेंड, आपको आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट करियर में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको इतिहास के चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव कराने से पहले हम आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा लाइन में अपने किताब के पूरा निचोड़ को आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ताकि आपको आगे पढ़ने में सहायता मिले। जो आपके इतिहास चैप्टर का दूसरे पाठ का नाम राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और व्यवस्थाएं। इसमें आपको हेडलाइंस में बता दिया गया है कि एक राजा होता है, उसके राज्य में किसान होता है, और जिस राज्य में किसान समृद्ध होता है उसका राज्य भी समृद्ध होता है। और जब राज्य समृद्ध होगा तो जाहिर बात है कि वो अपने राज्यों में छोटा छोटा नगर के रूप में और विकसित करेगा। इसलिए जिस राज्य में किसान विकसित होगा वहाँ का राजा और नगर दोनों विकसित करेंगे। इस चैप्टर के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आरंभिक राज्य जो प्राचीन काल के राज्य थे और उनमें रहन सहन अर्थव्यवस्थाएं कैसी थी और कौन लाया था, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। और इसलिए हम आपको थोड़ा यहाँ पर हेडलाइन डाल रहे हैं, जो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आपको पूरा बुक खत्म करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दीजिए। चलिए हम अपने देखते हैं। यह है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। जब हमारा प्राचीन काल जो आरंभिक राज्य उत्पन्न हुए उस समय जो खेती का पैदावार था वो बहुत अच्छा बात हो रहा था। ये जितना भी बात बताएंगे वो आरंभिक राज्य, जब राज्य की विस्तार हो रही थी उस टाइम का हम बात बता रहे हैं। दूसरा यह है कि उस समय लोहे की खदान आधुनिक झारखंड में, जैसे अभी झारखंड में है लोहा की खदान, आसानी से उपलब्ध थी, जिसके उपकरण और हथियार बनाना सरल हो गया था। जैसे हल बनाना और भी बहुत चीज़ है, हथियार बनाना एकदम आसान हो गया था। जंगली क्षेत्र में हाथी उपलब्ध थे, जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। पहले हाथी थी सेना के लिए महत्वपूर्ण, कोई भी सामान बल लगाना होता था, हाथी के पास अथाह बल थे, उसको पालतू रखते थे और इसलिए सेना को बहुत काम करते थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों का आवागमन सस्ता एवं सुलभ हो गया था। पहले रोड नहीं था तो नदी के द्वारा ही सामान का आयात और निर्यात किया जाता था। आरंभिक इतिहासकारों नगरों और शिल्प कला के उत्पादन के प्रमाण तथा हड़प्पा नगरों की भिन्नता। आरंभिक ऐतिहासिक नगरों में शिल्प कला के उत्पादन के परिणाम स्वरूप अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के तथा चित्र मिलता है। जो अभी आप पढ़ेंगे आरंभिक राज्य और व्यवस्था, वो हड़प्पा नगरों से एकदम भिन्न है, एकदम भिन्न है। और आरंभिक राज्य में उस समय शिल्प कला, कपड़ा उद्योग, लोहा उद्योग, बहुत सारे उद्योग हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप अभिलेख, ग्रंथ तथा चित्र मिलते थे। जो अभी अब खुदाई होती है उस समय का ये सब मिलता है, तो इससे प्रमाणित होता है कि नहीं, पहले के ज़माने में लोहा, ग्रंथ और सिक्के थे। चलिए इस तरह से हम अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमको पूरा उम्मीद है कि आपको इतना पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। इतिहास का चैप्टर 2 राजा, किसान और नगर। उस टाइम प्राचीन जमाने में एक राजा होता था, तो जिस राज्य में किसान सुखी होगा उसका राज्य पूर्ण रूप से
विकास करेगा। और जब राज्य विकास करेगा तो ये जाहिर बात है कि उस राज्य में बड़ा बड़ा नगर का भी विकास होगा। इसलिए इस चैप्टर के माध्यम से हम आपको आरंभिक राज्य और उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे, जिसका हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। अब चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अशोक किस वंश का शासक था? हमारा ऑप्शन ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी चोल वंश। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी गुप्त वंश। अशोक बहुत एक मिनट, अशोक जो था ये गुप्त वंश का शासक था। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल, डी अंग्रेजों का काल। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी गुप्त काल। बहुत अच्छा सम्राट था अशोक, बहुत राज्य करने की व्यवस्था इसमें थी। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रस्थति की रचना किसने की थी? ए कालिदास, बी वाणभट्ट, सी हरिसेन, डी पतंजलि। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी हरिसेन। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ए कोषाध्यक्ष, बी मुद्राध्यक्ष, सी पण्याध्यक्ष, डी लक्षणाध्यक्ष। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी लक्षणाध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी एक बुक है, उसका लेखक कौन है? ए पतंजलि, बी बाणभट्ट, सी विशाखादत्त, डी कलहड़। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी कलहड़। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राज्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? अर्थशास्त्र और इंडिका एक मतलब बुक है, उसे किस राजवंश, कौन सा राजवंश का जानकारी प्राप्त होती है? हमारा ऑप्शन ए मौर्य वंश, बी कुषाण वंश, सी सातवाहन वंश, डी गुप्त वंश। इसमें हमारा सही आंसर होगा मौर्य वंश। अब आराम से हमारे साथ लगे रहिए, पढ़ते रहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व। इसमें हमारा सही आंसर होगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि के महाभाष्य में हमें जानकारी मिलती है? ए गुप्त काल की, बी मौर्य काल की, सी पाक मौर्य काल की, डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी पाक मौर्य काल की। देखिएगा कहीं घबरा मत जाइएगा, कहीं मौर्य काल मत मार दीजिएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन में भुलवाने के लिए आपको देगा। सही आंसर होगा ये। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? हमारा ऑप्शन ए वाल्मीकि, बी मनु, सी कौटिल्य, डी वेदव्यास। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी कौटिल्य। ऐसा ऑप्शन ये भी दे सकता है क्वेश्चन कि कौटिल्य किसके लेखक है, तो आपको लगा देना है कि अर्थशास्त्र के लेखक है। यही सब देखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? ए हर्यक वंश से, गुप्त वंश से, सी मौर्य वंश से, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा हर्यक वंश से बिंबिसार। ये संबंध दे देगा तो इसे घबराना नहीं है, इसके जगह दूसरा कुछ भी दे सकता है कि बिंबिसार किस वंश से है, ये भी दे सकता है। ये संबंध की जगह कोई और भी वर्ड डाल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? हमारा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। इसमें हमारा सही आंसर होगा समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी कहा जाता है, भारत का नेपोलियन भी कहा जाए तो इसमें समुद्रगुप्त ही होगा। क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा ऑप्शन ए मगध, बी अवंती, सी कौशल, डी गंधार। इसमें हमारा सही आंसर होगा मगध। मगध होगा क्यों नहीं, जिस मगध सम्राट में सम्राट अशोक थे वो तो महाशक्तिशाली हो गए पूरा विश्व के। अगला क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? सम्राट अशोक कलिंग विजय सबसे महायुद्ध। इसमें हमारा ऑप्शन ए प्रथम, बी सप्तम, सी दसम, डी 13वां। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी 13वां। बहुत महान लड़ाई लड़ा था सम्राट अशोक इसमें। अगला क्वेश्चन है कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है किस ईसा पूर्व में? ए 48 ईसा पूर्व, बी 78 ईसा पूर्व, सी 88 ईसा में, डी 98 ईसा में। इसमें हमारा सही आंसर होगा 78, बी। बताइए अभी 2022 चल रहा है, कितना पीछे का बात है। 2023 चल रहा है, 22 चल रहा है। इसमें अगला क्वेश्चन है धम्म महाजनपदों को किसने नियुक्त किया? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कनिष्क। हमारा इसमें सही आंसर होगा सी अशोक। अगला क्वेश्चन है वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? ए गणसंघ, बी गणतंत्र, सी राजतंत्र, डी इनमें से सभी। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए गणसंघ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है? ए जहां लोग मवेशी रखते हैं, बी जहां लोग अपना घर बनाते हैं, सी ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी। लेकिन इसमें सही आंसर होगा सी। लेकिन अगर इन दोनों के ऑप्शन को छोड़ करके अगर कहीं अगर दे दिया कि प्रशासनिक व्यवस्था तो आपको यही टिक लगाना है, प्रशासनिक व्यवस्था। क्योंकि उस जनपद का मतलब ही होता है प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक सेवा। अगर ये दोनों को छोड़कर ये अगर ऑप्शन दे दिया तो इस तरह। हमारा अगला क्वेश्चन है पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं? ए सोने के, बी चांदी के, सी तांबे के, डी बी एवं सी दोनों के। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी, डी होगा। चांदी और तांबे दोनों के सिक्के बने होते थे। अगला क्वेश्चन है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? अशोक बौद्ध धर्म का भिक्षुक बन गया था कलिंग के युद्ध के बाद। उस टाइम से वो एक जगह प्रचार करने गया एक देश में, लेकिन वहाँ पर प्रचलित नहीं हुआ। हमारा ऑप्शन ए सोरिया, बी ब्रिटेन, सी श्रीलंका, डी जापान। इसमें हमारा सही आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में ये प्रचार करने गया लेकिन वहाँ पर प्रचारित नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी हर जगह अशोक बौद्ध धर्म में प्रचार करने में सक्षम था। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई है? पाटलिपुत्र मतलब हमारा पटना, बिहार का जो पटना है, पटना की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? ए मुंडक द्वारा, बी बिंबिसार द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी अजातशत्रु द्वारा। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी उदयन द्वारा। उदयन एक राजा था, वो अपना राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापना किया था, वहीं पर अपना राजधानी बनाया था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध ग्रंथ
इंडिका की रचना किसने की थी? हमारा ऑप्शन ए कौटिल्य, बी मेगास्थनीज, सी अलेवेर्नो, डी एत्सिंग। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न करके एक बार पीछे पूछ चुका था, आपको याद होगा। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? हमारा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी कनिष्क। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी अशोक। धर्म सर्वप्रथम इस शासक ने शुरुआत किया था, सम्राट अशोक। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का नाम बताइए। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमेशा आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार ये पूछ चुका है एग्जाम में। ए शीतलनाथ, बी संभवनाथ, सी ऋषभदेव, डी आदिनाथ। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी ऋषभदेव। जैन धर्म की जब शुरू प्रथम तीर्थकर यही थे जैन धर्म के। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? हमारा ऑप्शन ए 200 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, बी 251 ईसा पूर्व, सी 263 ईसा पूर्व, डी 253 ईसा पूर्व। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। और ये पूछ देगा किसके द्वारा कलियुग युद्ध लड़ा गया था? तो अशोक। अशोक, केवल अशोक कहना तो बेइज्जती है, इसको सम्राट अशोक, सम्राट की उपाधि मिली थी। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक के जीवन में सबसे बड़ा नरसंहार युद्ध कब हुआ था, या उसका क्या नाम था? तो यही होगा कलिंग युद्ध। इसके जीवन में सबसे बहुत नरसंहार हुआ था। इसके बाद तो अशोक लड़ाई करना ही छोड़ दिया था, इस तरह बौद्ध भिक्षुक बन गया। अगला क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने वाला कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? हमारा ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी पुष्यमित्र शुंग, सी अशोक, डी समुद्रगुप्त। इसमें हमारा सही आंसर होगा 25 का सही आंसर होगा ए अजातशत्रु। ये अंग्रेज के जमाने से पहले का ही है। अजातशत्रु पहले से ही चला आ रहा है, फूट डालो और शासन करो। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? ये जीवक वैद्य एक वैद्य था, एक जीवक जिसका नाम जीवक था, किस वंश के काल में? तो मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी हर्यक वंश, डी कुषाण वंश। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी हर्यक वंश में जीवक नाम का वैद्य था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? हमारा ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी रुद्रदमन, डी स्कंदगुप्त। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी रुद्रदमन। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? हमारा ऑप्शन ए गंगा, बी सोन, सी पुनपुन, डी इन सभी के संगम पर। हमारा इसमें सही आंसर होगा डी सभी के संगम पर। और ये पाटलिपुत्र मतलब आज इसका नाम पटना है। पटना को ही पहले पाटलिपुत्र का और पाटलिपुत्र कहा जाता है। और उदयन ने अपना राजधानी स्थापित किया था पाटलिपुत्र में, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप के सर्वप्रथम हूणों को परास्त करने का श्रेय किसका शासक हो जाता है? हमारा ऑप्शन ए अशोक, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी नेपोलियन।
इसमें हमारा सही आंसर होगा बी, स्कंदगुप्त। हूण एक प्रजाति थी, एशिया रूप में रहती थी, उसको संपूर्ण रूप से परास्त कर दिया स्कंदगुप्त ने। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हमारा ए, ऑप्शन ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी बिस्मार्क, डी मुसोलिनी। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी, नेपोलियन। नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? पहले के राजा महाराजा एक शिलालेख, स्तंभ लेख, ये सब लेख लिखवाते थे। और किस अभिलेख में भूमिदान, जिसमें हम ब्राह्मण को चाहे किसी को अपना जमीन दान में कर देते थे, उसका उल्लेख मिलता है। हमारा ऑप्शन ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, डी प्रभावती गुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर होगा सी, प्रभावती गुप्त ने। प्रभावती गुप्त एक अभिलेख है, उसी में यह उल्लेख मिलता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? ए मौर्य काल, बी सातवाहन काल, सी शुंग काल, डी गुप्त काल। इसमें हमारा सही आंसर होगा सातवाहन काल, ऑप्शन नंबर बी। इतिहास में भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिलता है? हमारा ऑप्शन ए एरन, बी गुर्जरा, सी मस्की, डी जूनागढ़। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए एरन। सती प्रथा एक समझ लीजिए कि औरत के लिए एक बहुत बड़ा सजा ही था। ये अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको बता देंगे सती प्रथा के बारे में, एकदम फुल वीडियो बनाऊंगा। चलिए, इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? हमारा ऑप्शन ए श्रीलंका, बी ब्रिटेन, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए श्रीलंका। इसमें यह भी पूछ सकता है कि श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा को कौन भेजा था? तो अशोक ने। क्यों? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और कब? कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का भिक्षा ले लिया था, भिक्षुण बन गया था बौद्ध धर्म का। उसके बाद वो प्रचार करने लगा। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का अच्छादय प्रयास किया है? ए विसेंट स्मिथ, बी जेम्स प्रिंसेस, सी काशी प्रसाद जायसवाल, डी देवता रामकृष्ण भटनागर। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी देवता रामकृष्ण भटनागर। केवल अभिलेख को देखकर इन्होंने अशोक का जीवनी कहो या राज्य शासन, जो भी जितना भी है उसके लाइफ में, वो सब बताने का प्रयास किया है केवल अभिलेख देखकर। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल का निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? ए चैत्य, बी स्तूप, सी गुहा वास्तुकला, डी स्तंभ। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी स्तंभ। मौर्य काल और स्तंभ का शुरुआत सबसे पहले किस वंश में हुआ था? मौर्य काल में। अगला क्वेश्चन है, गुप्तों के काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया? हमारा ए हिमशांग, बी फायान, सी एत्सिंग, डी वांगत्सेन। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी फायान। ये विदेशी यात्री था।
और ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? हमारा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी पुष्यमित्र शुंग। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। विदेशी लोग आते थे हमारे घर में और हम ही को गुलाम बना दिए, और गुलाम तो बनाए ही, अपना एक इतिहास लिख कर चलेगा जिसे हम आज रट रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है ए मथुरा अभिलेख से, बी प्रयाग प्रशस्ति से, डी ऐहोल अभिलेख से, सी वंशखेड़ा अभिलेख से। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी प्रयाग प्रशस्ति से। अगला क्वेश्चन है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? ए अशोक, बी कनिष्क, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसमें हमारा सही आंसर होगा डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ये नवरत्न कोई आभूषण नहीं है बल्कि इसका मंत्री है नौ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नौ मंत्री है, बहुत बुद्धिमान। ये कोई भी कार्य करता था तो बिना इन लोगों के सलाह से नहीं करता था। राजा का सबसे बड़ा यही लक्षण है, उनका तेज मंत्री होना। कोई भी काम करे तो अपने मंत्री से पूछकर ही करे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा काव्य है ये अभिज्ञान शकुंतलम। हमारा ए कालिदास, बी वाणभट्ट, सी अश्वघोष, डी कौटिल्य। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए कालिदास का। तो एक कहानी हमको बहुत याद आ रहा है लेकिन अब कहेंगे नहीं, समय लंबा जाएगा। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? अभिलेख, ध्यान दीजिएगा, अभिलेख की शुरुआत, एक स्तंभ होता है, एक अभिलेख होता है, एक स्तूप होता है, सबका अलग अलग। तो किसके काल में शुरुआत में हुआ था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी समुद्रगुप्त। इसमें हमारा सही आंसर होगा अशोक। अशोक के समय ही अभिलेख की शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? हमारा ऑप्शन ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी बिंदुसार। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए अशोक को प्रियदर्शी, मतलब सबको भाने वाला, बहुत अच्छा राजा, एकदम कुशल राजा। अगर इसको कहा जाए तो एक कुशल राजा। ऐसे ही इसके नाम के पहले सम्राट नहीं कहा गया है, सम्राट इसमें लग गया। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा के वृत्तांत में भारत के समाज को किस वर्गों में विभाजित किया है? कितने वर्गों में विभाजित किया है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 5। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी 7 भागों में। बताओ, ये विदेशी हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे मुल्क में है और इतिहास लिखकर चले गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था? एलोरा में सबसे, अगर यहाँ पुराना गुफा बोल देगा तो एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा। ए चोल, बी पल्लव, सी चालुक्य, डी राष्ट्रकूट। इसमें हमारा सही आंसर होगा राष्ट्रकूट, डी एलोरा की गुफा। उसमें एलोरा के गुफा में एक मिनट सुन लीजिए, एलोरा के गुफा में मनुष्य के जीवन का हर पर कुछ जन्म से लेकर मृत्यु तक उसमें चित्रण के माध्यम से आपको समझाया गया है। एलोरा गुफा का सबसे मूर्ति के अनुसार उसमें दिखाया गया है, चित्रण किया गया है। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? आप खुद मारिए। ऑप्शन ए बी 18, सी 20, डी 19। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी 18। पुराण कितने होते हैं? 18 होते हैं, 18 पुराण। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है,
तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? हमारा ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी बर्मा। इसमें हमारा सही आंसर होगा ए, पाकिस्तान में तक्षशिला स्थित है। हम इस चैनल के माध्यम से आपको हर विषय का ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराएंगे, जो कि एग्जाम के माध्यम से बहुत भी आई होगा, और हमारा लक्ष्य है आपको सफल करना।